दोस्तों, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेंगे। जो विज्ञान क्लास 10 में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसकी हम बात करेंगे। पहला पार्ट हमारा आ चुका है। पहले पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको बताया गया है। आप इसके बाद में हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम अतिलघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। सबसे पहले अतिलघुत्तरीय, ये 20 नंबर का आता है। इसका पहला पार्ट हमारा अपलोड हो गया है और दूसरा पार्ट आप अभी देख रहे हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? जो आनुवांशिकता का प्रयोग किया गया था, वो मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में निम्न में किस पौधे का प्रयोग किया गया था? वो मटर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 22 और 23 में पूछा गया था और 16, 18 और 23 में भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसको आप देख लीजिए। जो आनुवांशिकता का प्रयोग है, वो मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर किया था। उसके बाद में हम बात कर लें उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है ये झुर्रीदार बीज। ये सब जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक द्विशंकर का दर्श प्रारूप होता है 9:3:1। इसको आप देख लीजिए। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी मटर के लंबे मटर के पौधे प्राप्त होता है। तो द्वितीय पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे? लंबे तथा बौने पौधे कि लंबे मटर के पौधे, बौने मटर के पौधे कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें लंबे तथा बौने दोनों द्वितीय पीढ़ी में पौधे होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है। उसके बाद में पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। जो पृथक्करण का नियम था, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ग्रेगर जॉन मेडल ने ये नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का जो नियम प्रस्तुत किया था, ये ग्रेगर जॉन मेडल ने किया था। उसके बाद में गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं, वो किस पदार्थ के बने होते हैं? ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जो गुणसूत्र जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, वो 46 होती है। उसके बाद में ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है सब क्वेश्चन। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की जो संख्या होती है, वो 44 होती है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY होते हैं। ये तो सबको पता है। कक्षा 2 के क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ये है RR।
जाइगोट जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। जाइगोट के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2x होती है। उसके बाद में फिर से देख लीजिए, फिर प्रश्न एक आ गया, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है। तो प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, ये डी इसका अनुदैर्घ्य, हाँ डी नंबर इसका सही हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस की दूरी होती है या अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है या एक हो, इसका एक उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वास्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा तो प्रतिबिंब बने तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है? वह अवतल दर्पण कहलाता है। यह कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या अनंत पर। दर्पण के लिए फोकस की दूरी का सूत्र लिखिए। तो सूत्र देख लीजिए, सूत्र ये है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र पर पड़े, या वक्रता केंद्र से पड़े, या दर्पण एवं ध्रुव के तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ये इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? ये दर्पण के वक्रता केंद्र पर लगेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? ये दर्पण के वक्रता पर लगेगा। उसके बाद में पेपर की दृष्टि से ये वागा प्रकाश का परावर्तन तथा पवर्तन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। इसकी फोकस दूरी होगी -10 सेमी का, देख लीजिए -10 सेमी। उसके बाद में एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। इसकी फोकस दूरी होगी 15 सेमी होगी। इसकी फोकस दूरी जो है वो 15 सेमी होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी होगी है, वह 16 होगी। 16 दूना 32। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, ये सभी होते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और सब होते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो सबसे अधिक होता है। उत्तल दर्पण को बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी व सीधा। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वह आभासी सीधा है। उसके बाद में 15 नंबर देख लीजिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह कौन सा दर्पण है? या
कौन सा दर्पण, या तो समतल या उत्तल, या उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी ये 20 सेमी होगी। उत्तल लेंस द्वारा किसी वास्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वास्तु को रखना चाहिए। लेंस से f तथा 2f के बीच। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण कहते हैं, या ध्रुव को परावर्तक के तल के मध्य के बिंदु दर्पण ध्रुव को दर्पण कहते हैं, का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है, r बराबर 2f। यदि आयतन कोण I तथा परावर्तन कोण r हो तो अपवर्तित किरण होगी I माइनस r। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ये हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, ये कौन सा होगा? 0 अंश। ये 0 अंश होगा। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण दोनों माध्यम एक ही हो, या सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। इसका उत्तर हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये मिट्टी है। जल किया जाता है, कांच किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, मिट्टी जो है वो नहीं किया जाता। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 cm हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल। क्या है ये? दोनों अवतल। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? हम 50 cm फोकस दूरी वाला अवतल लेंस पसंद करेंगे। किसी वास्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेमी और 30 सेमी है। वास्तु के प्रतिबिंब तथा वास्तु की लंबाई का अनुपात होगा 1 से कम होगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फोकस दूरी की दुगनी दूर पर, जो फोकस की दूरी है उसकी
दोगुनी दूरी पर रखिए। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाए तथा उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो पावर की चाल होती है वो 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर ये होती है। पूर्व आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यह आवश्यक शर्त होती है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। यह कौन सा दर्पण, कैसा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। यह कैसा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? यह दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा होगा। 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी रखी दूरी स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। 10 सेमी दूरी के दर्पण के पीछे 10 सेमी दूरी पर दर्पण के सामने अनंत पर या उपरोक्त में से कोई नहीं, यह उत्तर हो जाएगा 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल क्या होगी? इसमें 2.0 गुणे 8 पावर मीटर सेकंड। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरा में, हीरा में न्यूनतम होती है। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और पटल मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। उसके बाद में एक प्रकाश किरण लेंस के भीतर स्थिति किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा प्रकाशिक केंद्र। वह कौन सा होगा? प्रकाशिक केंद्र। 38 नंबर क्वेश्चन का सी सही है। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा वो 0 अंश। इसका जो मान होगा वो 0 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 40। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रयुक्त में से सभी, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, तो प्रयुक्त में से सभी। इसका आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम सदैव सत्य होते हैं। सब प्रयुक्त में से सभी। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये और सी दोनों है। ये उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु किसकी स्थिति होगी? यह किसकी स्थिति होगी? ये अनंत पर। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति होगी वक्रता केंद्र। इसका उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
चश्मे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किसी स्थिति में रखना होगा। किस स्थिति में रखना होगा, सॉरी, किस स्थिति में रखना होगा? या वक्रता केंद्र, बी, सी फोकस और बिंदु, एफ के बीच। इसके बाद में किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है प्रति मीटर। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है या अवतल दर्पण है? यह कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? तो किरण आरेख सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए। एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्राकृति है 40 सेमी अवतल। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है B2/B1। 1 मीटर फोकस दूरी 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी +1D। 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी +2 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? +20 सेमी। 10D -10D क्षमता वाले लेंस फोकस की दूरी होगी कितनी होगी? इसको आप बताइए। -10 सेमी होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? -0.2D। उसके बाद में प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण ये समंजन है। इसका हो पाने का कारण जो है वो समंजन है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है या रेटिना पर। एक सामान्य आंख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु दूर रखी हो 25 सेमी के अनंत के बीच। 25 सेमी से अनंत के बीच 25 सेमी के अनंत के बीच। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या? 25 सेमी पर है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पर का दूर बिंदु स्थित होता है ये अनंत से कम दूरी पर। ये अनंत से कम दूरी पर। उसके बाद में फिर छठा क्वेश्चन देख लीजिए। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जो दूर दृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ये पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग के लिए। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म से सफेद प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। जो सबसे अधिक विचलन होता है वह बैगनी रंग का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग
करना होगा। उसके बाद में निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए या अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला। प्रतिरोध का मात्रक है या ओम। ये तो कक्षा 2 का क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10 पावर 6 ओम। ओम के नियम का सूत्र है B बराबर 1/R। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध होता है 3 गुना होता है 3 गुना होता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध वो बढ़ जाता है। प्रतिरोध के समांतर संयोजन के समान होता है विभवांतर। 4 ओम प्रतिरोध यन चालक इसे देख लीजिए। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या है? जो तुल्य प्रतिरोध है वो 4/n है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R और R/R अनुपात का मान क्या होगा? 16। यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े जाएं तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा या 2R/2 3R/2। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। परिपथ में जो धारा हो जाएगी वह 1/3 हो जाएगी। जो परिपथ में धारा हो जाएगी वह 1/3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 5 ओम प्रतिरोध तार के 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा 1 ओम। किलोवाट घंटा का मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसे प्रवाहित होने वाली क्या धारा होगी? 2.5 एम्पीयर। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है तथा उसके तंतु का प्रतिरोध होगा वह 484 ओम। विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक होती है या वैद्युत यूनिट बराबर है। बिजली या घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.3 प्रति यूनिट है तो वह यूनिट है। किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है 3 गुणे 6 गुणे 3.6 गुणे 10 6। एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट। एक मेन से R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम से जोड़ते जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 H2 हो तो H1 तथा H2 बराबर H2/R1 इसका उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर देख लीजिए। एक विद्युत हीटर के सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसके 20 मिनट तक उपयोग के लिए लाया गया उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा 6 गुणे 10 पावर 5 जूल। 27 नंबर देख लीजिए। दो चालक तार
जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:4। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, होता है टंगस्टन का। उसके बाद में हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत शक्ति P का सही सूत्र है P बराबर I/R। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? दो विद्युत बल्बों का समर्थ क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इसके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? 5/3। कितना होगा? 5/3। समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होता है? बल्ब में। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 20 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वाट नहीं वोल्ट पर संचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? इसकी जो उपभोक्त शक्ति होती है वह कितनी होती है? यह 50 वाट होती है। निम्न में परिपथ A से B बिंदुओं के बीच के तुल्य प्रतिरोध है 1.0। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है विद्युतरोधी। किसी विद्युत केतली पर प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी 9 गुनी। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगी एक सरल रेखा में। क्या होगी? एक सरल रेखा में होगी। आपके घर की टीवी एक LID इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 mA पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? 75 MW। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 है तो सेल की प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा 0.5 एम्पियर। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब एक दिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं तो प्रतिदिन विद्युत की खपत क्या होगी? 600 वाट घंटा। किसी विद्युत प्रतिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगी क्रमशः कितना होगी? 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? चालक के आकार पर निर्भर करता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में विज्ञान के लिए अतिलक उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम इसकी श्रृंखला भी लाएंगी। उसके बाद में जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।